हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और मैं चाहता था कि वैदिक काल से जो संबंधित वीडियो मेरा आए वो 3 वीडियो में ही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। छोटा कुछ छोटा ड्यूरेशन का वीडियो बनाने का कोशिश है मेरा, और 4 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश है। लगभग 2 घंटा के आसपास इस चैप्टर से वीडियो जाएंगे, जो कि पूरा मतलब एक एनालिसिस अच्छे तरीके से होगा और एक एक तथ्य निकाल कर आपके सामने लाया जाएगा, और हर एक पहलू पे विश्लेषणात्मक विवरण दिया जाएगा आपको, कि मतलब कहीं से भी आगे में दिक्कत ना हो। यही मेरा उद्देश्य है। इसके वजह से ही ज़्यादा लंबा वीडियो या फिर ज़्यादा थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, 2 घंटा में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। हर एक चैप्टर को 2 या ढाई घंटे तक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेवल पर और एक समझदारी के विकास के लेवल पे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति से ऋग्वैदिक संस्कृति से हमने एक चैप्टर उठाया है। संस्कृति मतलब कि ऋग्वैदिक काल के जो संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ था आर्यंस के द्वारा, तो उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक पहलू पे जो जो बातें निकल कर सामने आती है, उस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से उनका मतलब जीवन यापन एक तरह से रहा था। उनसे निकाल कर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्य रूप से 3-4 खंड ही होते हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू जो होते हैं, वही मुख्य बातें उन्हीं खंड से ही निकाल कर पूछा जाता है। तो उन पे हम लोग कुछ कुछ बातें जो होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कुछ और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक संगठन जो है, राजनीतिक संगठन आप देख लीजिए। राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन में मतलब कि ये आता है कि उनका राजनीति किस तरह से चलता था, शासन व्यवस्था और प्रशासन का जो व्यवस्था था, एक तरह से ऋग्वैदिक काल में या आर्यंस के प्रारंभिक दौर में जो व्यवस्था निकल कर सामने आई भारतवर्ष में, उस प्रशासन के व्यवस्था का कौन कौन पहलू था, किस तरह से प्रशासन किया जाता था, और कहाँ उस उस प्रशासन की मुख्य मुख्य बातें क्या 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 रही है, वही चीज़ राजनीतिक संगठन में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखा जाता है कि आर्यंस जब इंडिया में आए और पूरे भारतवर्ष में दक्षिण में हिमालय से लेकर उत्तर में विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र तक, और राजस्थान से पश्चिम में फिर बिहार तक जब फैले हुए थे, तो बहुत छोटे छोटे जन में विभाजित थे। जन को मतलब बोला जाता है छोटे छोटे, एक राज्य की तरह समझ लीजिए कि छोटे छोटे राज्य में फैले हुए थे, उनको जन बोला जाता था। और जन का एक मुखिया होता था, प्रधान होता था। और जैसे कि बाद में पढ़ेंगे राजा, या फिर अभी के दौर में मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं, उसी टाइप से जन विभाजित था पूरे भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल में। तो जन का जो प्रधान होता था उसको राजन बोला जाता था, और राजन के अंदर ही सारा व्यवस्था प्रशासन का और राजनीतिक व्यवस्था राजन के ही हाथों में रहता था। और जन जो था बहुत सारे भागों में बटा हुआ था। जन 20 में बटा हुआ था, मतलब छोटा, जैसे कि आप एक तरह से जिला समझ सकते हैं। 20 जो था वो फिर ग्राम में बटा था, ग्राम फिर कुल में। कुल मतलब कि गृह मतलब कुल और गृह एक ही बोला जाता था। इस तरह से क्रम था, बनाया हुआ था, हर एक जन बनाया। बहुत सारे जन थे, माना जाता है कि 20 या 30 33 जन का उल्लेख मिलता है। वो सब नहीं पढ़ना है आपको, जो जो जिस जिस जन से आपको आएगा वो बता देंगे हम। तो यहाँ देख लिए, जन का प्रधान जो होता था उसको राजन बोला जाता था, ये याद रखिएगा। राजन, जन का प्रधान को राजन बोला जाता था। जन में भी विभाजित था पूरा प्रशासन ऋग्वैदिक काल का। जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। या और वहाँ से ही ऋग्वैदिक काल से ही माना जाता है कि राजन का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था।
उसके आगे में उसका लड़का, फिर उसका लड़का इसका पद धारण करेगा राजन का। और यहीं से राज्याभिषेक की भी परंपरा स्टार्ट होती है। फिर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन से ही निकल कर आता है कि मतलब राज्याभिषेक का भी परंपरा यहाँ से प्रारंभ होती है। चूंकि वंशानुगत हो गया था राजन का जो पद था, राजन पर नियंत्रण जो था, प्रशासन चलाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी वैदिक काल के अंतर्गत। उसमें दो महत्वपूर्ण, एक तरह से बोला जाए तो संस्थाएं थी, जो कि मतलब राजा पे या राजन पे नियंत्रण डायरेक्ट करती थी। उसमें एक था सभा और समिति। ये बार बार मिलेगा ऋग्वैदिक काल से। सभा और समिति दो ऐसी संस्थाएं थी जो कि ऋग्वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की संस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। ऐसे तो संस्थाएं बहुत सारी थी, लेकिन ये दो, आप राज्यसभा, एक तरह से राज्यसभा, राज्यसभा आज के तत्कालिक राज्यसभा, और लोकसभा, लोकसभा से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये दो ऐसी संस्थाएं थी जो कि मतलब जिसका नियंत्रण पूर्ण रूप से राजन पे होता था। जन के जो प्रधान होते थे, इन्हीं की सहायता से और इन्हीं की, ये एक मतलब सांसद की तरह बैठते थे, बहुत सारी मुद्दाओं पे चर्चा करते थे और अपनी राय देते थे कि मतलब प्रशासन के संबंध में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें सभा जो था, सभा मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के लिए था, एक तरह से मतलब इलीट वर्ग जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। कुलीन वर्ग मतलब पढ़े लिखे इंसानों और वृद्धजन जो थे, सीनियर सिटीजन, इस सभा से संबंधित होते थे, सभा से, इसको सभा बोला जाता था। और इसके प्रधान को सभापति बोला जाता था। ये भी याद रखिएगा, यहाँ लिखते थे सभापति, सभापति। इसके सभा के प्रधान को सभापति बोला जाता था। समिति जो था जनसाधारण की एक संस्था थी, जिसमें बहुत छोटे छोटे आदमी, साधारण व्यक्ति भी भाग लेते थे। और ये भी एक लोकसभा अभी के समय में आप समझ लिए उस तरह से था। इसके प्रधान को ईशान बोला जाता था, समिति के। और ये भी मतलब राजन के निर्वाचन से संबंधित और विभिन्न प्रकार के प्रशासन से लेकर मतलब बातों का तय करती थी दोनों, सभा और समिति। ये याद रखिएगा, दो सभा और समिति, वृद्धजनों का सभापति इसका प्रधान होता था, समिति जिसका प्रधान ईशान होता था। ठीक है। इसका मुख्य कारण होता था मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी पहलू है मतलब जीवन यापन से संबंधित ऋग्वैदिक काल से, उन पे सुझाव देना या निर्णय लेना, यही काम था इनका। इसी व्यवस्था के अंतर्गत मतलब एक प्रशासन की नींव डाली गई थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नियंत्रण था, स्वेच्छा से दिया। मतलब इसमें एक और देख लेते हैं, इस राज्य को चला मतलब किसी भी राज्य को चलाने के लिए कर की व्यवस्था होती, टैक्स की व्यवस्था की जाती है। आज के समय में जैसे कि देश अपना टैक्स वसूलते हैं, स्टेट द्वारा लिया जाता है, राज्यों के द्वारा लिया जाता है। लेकिन इसमें जो है टैक्स का उल्लेख ऋग्वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है कि टैक्स का उल्लेख ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं जो थी या जन जो थे वो वसूला करते थे। इसमें एक ही टैक्स के रूप में या कर के रूप में मिलता है, उल्लेख मिलता है कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक कर होता था। इसके बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि स्वेच्छा से कर दिया जाता था, उसको बलि बोला जाता था। उसी के आधार पर मतलब क्रियाएं चलती थी, कोई कर का मतलब उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इतना याद देख लिए हम लोग। अब देख लेते हैं कि मतलब जो जन था, यहाँ देख लेते हैं। जन बता दिए थे पहले, जन 20 में विभाजित था। 20 मतलब एक जिला समझ लीजिए। 20 तो जो था ग्राम में विभाजित था, ग्राम तो समझते ही हैं आप। और ग्राम जो था कुल में या गृह में, ये याद रखिए, गृह का उल्लेख ज्यादा बार किया गया है। कुल से ज्यादा बार गृह का उल्लेख किया गया है नाम से। जन मतलब मुख्य राज्य जो होता था उसको बोला जाता था, उसका प्रधान जो है राजन होता था। 20 उसका जिला के रूप में मान सकते हैं।
उसका प्रधान विषयपति होता था, विषपति, विषयपति बोल सकते हैं। फिर से ग्राम जो होते थे, ग्राम के जो मुखिया होते थे, उनको ग्रामनी बोला जाता था। और कुल के और परिवार के रूप में जो कुल बोला जाता था या गृह बोला जाता है, उसके मुखिया को कुलुप बोला जाता था, कुलप, ठीक है, या गृहपति या गृहपति। ये क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, आप लोग याद रखिएगा। जन, विष, ग्राम और कुल, इसके राजन, विषयपति, ग्रामनी और कुलप या गृहपति, ठीक है। ये मुख्य रूप से राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया ऋग्वैदिक काल में। संघर्ष जो था, संघर्ष संघर्ष के संबंध में देख लेते हैं। विभिन्न जन जो थे पूरे भारतवर्ष में जो फैले हुए थे, वो आपस में एक दूसरे के वर्चस्व कायम करने के लिए, एक दूसरे को पराजित करके और अपना क्षेत्र को विस्तार करने के लिए युद्ध किया करते थे, जिस संघर्ष के अंतर्गत आता था। मतलब एक दूसरे से संघर्ष भी किया करते थे। उसी में एक मुख्य संघर्ष के रूप में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि दशराग युद्ध के, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाता है। दशराग युद्ध बोला जाता है कि भरत जन एक था, भरत एक जन के रूप में था, जिसको त्रस्यु राजवंश से जोड़ा जाता था। भरत का एक जन था, मतलब एक राज्य था, जिसका राजा जो था सुदास था। उसका राजा सुदास था। ये एक लड़ाई लड़ा था, मतलब क्षेत्र विस्तार या वर्चस्व के लिए बोल लीजिए। एक लड़ाई का उल्लेख मिलता है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का। 10 राजाओं का मतलब कि एक तरफ तो भरत जन का जो राजा सुदास था, वो एक तरफ था, और 10 अन्य जन के मध्य में ये लड़ाई हुआ था। या 10 जन मिलकर भरत जन के राजा सुदास के साथ लड़ाई किए थे, जिसको दशराग युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये पुरुषनी जिसको रावी नदी बोला जाता था पहले ऋग्वैदिक काल में। पुरुषनी नदी रावी के तट पे हुआ था। इतना चीज याद रखिएगा, दशराग युद्ध भरत जन और राजा जो सुदास था और 10 जनों और दूसरे 10 जनों के मध्य में हुआ था। इसका कारण मुख्य रूप से माना जाता है कि भरत जन के जो राजा सुदास था, उसके दरबार में विश्वामित्र ऋषि जो रहते थे, इसके पुरोहित थे, जिसको अपमान करके निकाल दिया गया था, और उनके जगह पर पुरोहित जो है वशिष्ठ को बना दिया गया था, ऋषि वशिष्ठ को, जिसके वजह से विश्वामित्र मित्र ने आगे जाकर फिर 10 जनों के राजाओं को इकट्ठा किए और फिर इनके विरोध में युद्ध का घोषणा किए थे विश्वामित्र द्वारा। यही कहानी है दशराग युद्ध को लेकर। राजा के पदाधिकारी जो होते थे, ये राजा के पदाधिकारी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से पुरोहित आते थे, सेनानी आते थे, ग्रामीण आते थे, सूत आते थे। मतलब ये अधिकारी के रूप में थे। जैसे कि पुरोहित मुख्य हो जाते थे। पुरोहित जो कि मतलब धार्मिक कर्म कांड या पूजा पाठ जो करवाते थे, या श्रेष्ठ वर्ग से या ब्राह्मण से जो संबंधित थे, उनको पुरोहित बोला जाता था। इनके दरबार में इनका बहुत ही महत्व था। ये राजा को युद्ध और धर्म के संबंध में मतलब राय देते थे अपना, एक तरह से। और दूसरा होता था कि राजा जब युद्ध करने जाता था तो इनको भी साथ में लेकर जाता था, और राजा का जीतने के लिए और विजेता बनने के लिए ये ईश्वर से कामना करते थे, ऐसा बताया गया है। और सेनानी तो सेना के मतलब अस्थाई सेना थी, ऋग्वैदिक कालीन अस्थाई सेना थी, तो उसके लिए सेनानी का भी चुनाव किया गया था। समय पड़ने पे सेना की व्यवस्था किया जाए। अस्थाई सेना थी, उसका प्रधान जो था सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण था, ग्रामीण तो बता ही दिए थे। सूत को रथकार बोला जाता था। रथ जो हाँकता था राजा के दरबार में, उसको सूत बोला जाता था। यही मुख्य रूप से मेन राजनीतिक संगठन से बातें रही। न्याय का केंद्र जो होता था, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आ जाइए आप लोग। इसमें रिपीट करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, एक बार हम देख लेंगे। न्याय का केंद्र राजा होता था। पुरोहित की सहायता से जो न्याय होता था उसके दरबार में, उसका मुख्य मतलब
अंतिम शक्ति जो था वो राजा के पास था, लेकिन पुरोहित जो था, पुरोहित जो ब्राह्मण और पंडित के रूप में उनके दरबार में रहते थे, उनके सहायता से ही न्याय की जाती थी, मतलब ऋग्वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। संस्था के रूप में कुछ संस्थाएं थीं ऋग्वेद काल में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था एक माना जाता है इसमें कि विद्वत था, जो कि राज्य के अंतर्गत एक विद्वत संस्था था, जिसका उल्लेख जो 122 बार उल्लेख किया गया है, और जिसमें सामाजिक धार्मिक सैन्य व्यवस्था का मतलब मुख्य रूप से जो अंतिम शक्ति था इसी में निहित था। विद्वत में 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग थे, सभी प्रकार के लोग थे। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। विद्वत जो एक संस्था था राजा के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत।